क्या होता है कि एक जो स्टार होता है जैसे सूर्य है तो बाकी ग्रह उसके चक्कर काटते हैं, पर सिर्फ अरुंधति वशिष्ठ ही एक ऐसा स्टार सिस्टम है जिसमें 2 स्टार्स हैं और दोनों एक दूसरे के चक्कर काटते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है, इसका सामाजिक संकेत भी है, साइंटिफिक संकेत भी है। सामाजिक संकेत यह है कि यह बिल्कुल बराबरी का प्रतिनिधित्व देता है। एक स्थिर रहेगा और दूसरा उसका चक्कर काटेगा, यह तो समानता नहीं होगी। दोनों एक दूसरे का चक्कर काटेंगे, यह समानता होगी। और साइंटिफिक क्या है? अरे बताइए, जो बताते थे धरती चपटी है, जो बताते थे धरती स्थिर है, उन्हें यह पता भी था कि ऐसे 2 तारे भी हैं और ये तारा समूह दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल रोटेशन में चलते हैं। ये दर्शाता है कि हमारी साइंस एस्ट्रोनॉमी उस जमाने में कितनी विकसित थी, ये इस बात को भी दर्शाता है। और विवाह में, इसीलिए हम कह रहे हैं परिवार के संस्कारों का महत्व समझिए। विवाह में सबसे पहले क्या चीज देखी जाती है? जब आप शादी तय करते हैं, कहते हैं मुहूर्त विचरवाओ, किस तारीख को शादी करनी। व्हाट इज मुहूर्त? It is the relative positions of the planet at particular time. अब मुहूर्त को छोड़ दीजिए, अगर आप आइए कि व्हाट इज टाइम, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जिसने कि 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी दी है, रिलेटिविटी की थ्योरी, उसने ये कहा है कि अगर स्पेस में किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिटरमिन करना है, जैसे ये पॉइंट है तो इसकी पोजीशन आप कैसे डिटरमिन करते हैं? एक्स, वाई एंड जेड, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जो आपको दिख रही होगी ना कोने में, ये 3 डायमेंशनल स्पेस है। तो एक्स, वाई, जेड 3 कोऑर्डिनेट चाहिए आपको किसी भी चीज की स्पेस में पोजीशन डिटरमिन करने को। परंतु ये तो आप किसको स्थिर मान के करते हैं ना। आपने धरती के रेफरेंस में बताया ना, धरती स्थिर है क्या? ये तो घूम रही है, वो सूर्य के चारों ओर घूम रही, सूर्य भी स्थिर नहीं, वो भी घूम रहा है। इन यूनिवर्स एवरीथिंग इज मूविंग। तो उन्होंने कहा देन only x y z is not sufficient, the 4th dimension t, at what time, the position of this at what time। क्योंकि आप देखिए ना, इसकी पोजीशन अभी 12:15 बजे भी यही रहेगी और 1:15 बजे भी यही रहेगी, पर यूनिवर्स में तो बदल जाएगी ना। तो इसलिए 4th डायमेंशन टाइम इज रिक्वायर्ड। अगर आपसे पूछूं कि टाइम का मोस्ट एक्यूरेट मेजरिंग पैरामीटर क्या होता है, तो जैसे इस समय 12:15 बजे हैं यहां हैदराबाद में, तो न्यूयॉर्क में कुछ और बज रहा होगा, टोक्यो में कुछ और बज रहा होगा। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड ग्रीनिच मीन टाइम लगाया गया, विच इज इक्वली एप्लीकेबल ऑन एनी पार्ट ऑफ अर्थ। तो आप देखते हैं ना, जीएमटी में लिखा रहता प्लस इतने आवर्स, माइनस इतने आवर्स, जब आप इंटरनेशनल ट्रेवल करते होंगे। परंतु यदि आपसे पूछें द मोस्ट एक्यूरेट मेजरिंग पैरामीटर ऑफ टाइम विच इज इक्वली एप्लीकेबल ऑन एनी पॉइंट इन स्पेस, इन सोलर सिस्टम, इवन इन गैलेक्सीज, it is only and can only be the relative positions of the planet। but relative positions of the planet तो औरों ने भी खोज लिया, कुछ ना कुछ देख लिया था, वो तो केवल हमारे सोलर सिस्टम में बताता है। भारतीय एस्ट्रोनॉमी या भारतीय ज्योतिष में जो नक्षत्र की अवधारणा है, कॉन्स्टलेशन, यानी उसके बैकग्राउंड में जो स्टार्स दिख रहे हैं वो भी आपको दिखाई पड़ते हैं, उसके कंट्रास्ट में वो प्लैनेट लेना। इसका मतलब सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम नहीं, हमारे गैलेक्सी और यूनिवर्स में उसकी क्या पोजीशन है, वो नक्षत्र वह भी बताता है। सो इट इज द मोस्ट एक्यूरेट मेजरिंग पैरामीटर ऑफ आइंस्टीन्स मोस्ट सॉट आफ्टर 4th डायमेंशन। यही तो मुहूर्त है। तो जब आप विवाह तय करते हैं, तो जिसको आज सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज मांगते हैं, उसके सबसे एक्यूरेट साइंटिफिक पैरामीटर के बेस के ऊपर आप तय करते हैं। यह दर्शाता है कि हमारे संस्कार कितने वैज्ञानिक और कितनी गहराई से सोच रखने वाले थे। अब देखिए, कई बार क्या होता है, बहुत से लोगों को यह बात समझ में नहीं आती है और वो हमारे बहुत सी इन चीजों के बारे में ऊटपटांग बातें भी बोलना शुरू कर देते हैं। परंतु भगवान राम की कथा और भी चीजों का संकेत देती है। देखिए, आजकल कहते हैं किसी का वक्त बुरा आ जाए और वो अच्छाई बुराई न समझ पाए, तो संस्कृत का एक बड़ा फेमस कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये पूरा श्लोक क्या है? न श्रूयते दृश्यते, न निर्मिते दृश्यते कदैव, न श्रूयते स्वर्णमयी कुरंगी, तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसका अर्थ यह हुआ कि न कभी बना, न किसी ने देखा, न किसी ने सुना कि सोने का मृग होता है।
परंतु इसके उपरांत भी रघुनंदन को भी तृष्णा ने ऐसा घेर लिया कि वो सोने के मृग के पीछे चले गए। इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस घटना का परिवार के लिए क्या संबंध है? आज की हमारी युवा पीढ़ी को ध्यान रखना चाहिए, इस सोने का मृग किसका प्रतीक है? मृग हिरन प्रतीक है एक सुंदर सौंदर्य, सुख और शांति। जैसे आप कहते हैं ना कि ये किसी टूरिस्ट प्लेस पे आप वन में गए तो सबसे पहला दृश्य क्या उभरता है कि अच्छी अच्छी पिक्चरस सीनरी है और उसके बीच में कहीं बत्तख चल रही है और कहीं हिरन दौड़ रहे हैं। तो हिरन प्रतीक है कि मन की सुख और शांति का, और सोना प्रतीक है धन संपत्ति का। सोने का हिरन अर्थात धन संपत्ति से मानसिक सुख शांति मिलती है, ऐसा कभी नहीं होता है। परंतु सीता जी जीवात्मा का प्रतीक हैं तो वो भ्रम में आ जाती हैं, और भगवान राम जो आपकी अंदर की परमात्मा शक्ति के प्रतीक हैं वो कहते हैं कि सोने का हिरन नहीं होता। तो सीता जी कहती मैंने अपनी आंखों से देखा है। यानी ये द्वंद्व आपके अंदर चलता है। आपकी जो जीवात्मा है, मन, वो कहता है कि मैंने, वो आपकी परमात्मा शक्ति समझाती है नहीं भाई उसमें सुख शांति नहीं। अरे आप कहते मैंने अपनी आंखों से देखा, देखो उसके पास गाड़ी बंगला है, कितनी सुख शांति से रह रहा है, मैंने देखा है। फिर क्या करते हैं? अपने अंदर की सारी कॉन्शियस एनर्जी को आप लगा देते हैं उसी मृग के पीछे, और जैसे ही वो डिटैच हो जाती है आपसे, यानी भगवान राम चले गए मृग को ढूंढने, अब क्या होता है? अब रावण आता है सीता हरण करने के लिए। अब जो रावण आता है तो वो क्या राक्षस का वेश बना के आया था? नहीं, साधु का वेश बना के आता है, और उसे पता है कि जब तक ये मर्यादा की सीमा रेखा में है तब तक तो मैं इसको अंदर जाके तो टच नहीं कर सकता, इनको किसी प्रकार बाहर लाना है। तो उन्हें तमाम प्रकार की अच्छी अच्छी चीजों को दिखाने का प्रयास करता है कि मैं एक साधु हूं, आपको उदारता दिखानी चाहिए, मुझे दान देना चाहिए, बाहर आइए। और जैसे ही सीता माता बाहर आती हैं अब वो अपना असली रूप दिखाता है। बस ऐसी ही कुछ स्थिति आज हमारी युवा पीढ़ी की भी है। उन्हें समझना चाहिए कि हर दिखने वाला भेष बदले हुए व्यक्ति, पता नहीं इसमें से कौन रावण हो, जो तुमको बार बार यह प्रेरित कर रहा है कि मर्यादा की सीमा के बाहर आ जाओ। द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ दैट, तब तुम्हें उसका असली चेहरा समझ में आएगा। तो मैं यह कहना चाहूँगा अपनी युवा पीढ़ी से, और विशेषकर बेटियों से, कि एक वो कहावत है ना, रहीमन इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। तो मैं उसको यहाँ पर उलट के कहना चाहूँगा कि बिटिया इस संसार में संभल के चलियो जाए, ना जाने कब भेष बदल के रावण मिल जाए। और इसके लिए जरूरी है कि अपने माता पिता और परिवार की बातों को गंभीरता से लें, क्योंकि आपको लगेगा हम तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ये तो मॉडर्नाइज बात है, ये तो हम डेवलपमेंट की बात है, पुरानी बातें थोड़ी हैं। ये जो रावण आता है ये मॉडर्नाइजेशन, लिबरलाइजेशन, एडवांसमेंट का ही चेहरा ओढ़ के आता है। आपको पता ही नहीं लगता कब आप उसकी गिरफ्त में चले गए। और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे हैं, यानी जो लड़के हैं, उनको भी बहुत गलतफहमी नहीं रहना चाहिए कि हम तो बड़े स्मार्ट हैं, हम तो जो चाहेंगे कर लेंगे। उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि भैया इस संसार में संभल के चलियो जाए, ना जाने कब भेष बदल के सूर्पणखा मिल जाए। क्योंकि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, पता नहीं किस ट्रैप में आ जाओ, और उस ट्रैप के बाद आजकल ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि हमारे बच्चे जब तक इस बात को समझेंगे, देखिए ये जो ओपननेस, मीडिया, ग्लोबलाइजेशन, इसकी अच्छाइयाँ आती हैं तो कुछ बुराइयाँ भी आती हैं। हर चीज़ के साथ कोई ना कोई बुराई होती है। यदि आप अपने मूल से नहीं जुड़े रहेंगे, अर्थात अपने परिवार से नहीं जुड़े रहेंगे, तो इस बात की खतरा है कि हमारी कोई भी बेटी किसी भेष बदले हुए रावण के चक्कर में, और कोई भी बेटा किसी नए रूप का स्वांग धरे हुए सूर्पणखा के चक्कर में पड़ सकता है। परंतु यहाँ पे मैं थोड़ा ये भी कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी कमी कहीं ना कहीं हमारे माता पिताओं की भी रह जाती है। हमारी पीढ़ी और इससे पहले वाली पीढ़ी तक में
हम खुद ही एक ऐसे माइंडसेट से ग्रसित हैं कि हमें लगता है कि ट्रेडिशन को फॉलो करना तो बैकवर्डनेस है और ट्रेडिशन को छोड़ना ही मॉडर्न और एडवांसमेंट है। जब हमारे ही मन का यह भाव रहता है किसी के घर में, जी आपका बच्चा क्या बने, तो साहब हमारा बेटा या बेटी बस पढ़ लिख के बड़ी पोजीशन अटेन कर ले, बस और कुछ नहीं चाहिए। यही तो लोग कहते हैं ना, बस और कुछ नहीं चाहिए और चाहे जो करे। फिर जब वो बड़ा होके कोई बड़ी पोजीशन पे तो आ जाता है, फिर और कुछ नहीं जो चाहिए में से वो कुछ करने लगता है, तब आपको एहसास होता है कि वो कुछ कितना इंपॉर्टेंट था आपकी मानसिक सुख शांति के लिए। और इतना भी कहूंगा, उस बच्चे की भी मानसिक सुख शांति के लिए उसे बहुत देर में समझ में आता है कि मैं कहां पे जाके फंस गया। इसलिए इस बात की बहुत आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को भी शुरू से निरंतर इस बात का एहसास कराते रहें। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, अभी आपने देखा होगा कि एक इंटरनेशनल इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस की बात आई थी, तो दुनिया में सबसे संतुष्ट लोग, इंडेक्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, कौन लोग पाए गए? वो लोग नहीं जिन्होंने बड़ी बड़ी पोजीशंस पाई, बहुत बड़ा पैसा कमाया। वो लोग जिन्होंने अपने रिलेशंस को बहुत अच्छे ढंग से निभाया और उनको रिलेशंस में रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला, दे वर मोर सेटिस्फाइड। और रही बात इसकी कि कोई कहे कि मुझे बहुत सारा रुपया, पैसा, पावर, प्रेस्टीज, नेम एंड फेम, तो मैं पूछना चाहता हूं भाई, अगर आपके पास बहुत बड़ा बंगला, गाड़ी और रॉयल्स रॉयस जैसी गाड़ी हो और 50 साल की उम्र में मर जाओ, उससे तो बेहतर है कि एक नॉर्मल गाड़ी पे चलते हुए 85-90 साल तक शांति से जियो। क्या इफेक्ट, क्या चाहते हो? तो ये मत सोचिए कि मैंने ये पाया और पाने के साथ ही सब कुछ हो गया। बहुत कुछ इस संसार में ऐसी चीजें हैं, हमें इस बात की भी जरूरत है, कहीं ना कहीं हमारी तरफ से भी ये कमियां रह जाती। बच्चों को समझाने का मैं एक व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं। हम लोग के, मतलब हमसे तो आयु में बहुत बड़े हैं, 20-25 साल बड़े होंगे, मगर उनसे हमारी मित्रता हो गई थी अमेरिका जाते हुए। तो 2 लोग थे, दोनों बिजनेस पार्टनर थे। एक के दोनों बच्चों ने बहुत शानदार अमेरिका में जाके पढ़ाई करी, आईवी लीग यूनिवर्सिटी से दोनों पास आउट हुए, एक लड़का एक लड़की, दोनों ने अच्छी जॉब की और दोनों ने वहीं विदेशियों से शादी कर ली। और अब बुढ़ापे में स्थिति यह है कि जब हस्बैंड वाइफ दोनों कमजोर हो गए हैं, वाइफ की तबीयत ज्यादा खराब हुई, तो उनके मन में क्या विचार आ रहा है कि वहां पर तो ना असिस्टेंट मिलता है, ना सर्वेंट मिलता है, ना ड्राइवर मिलता है, और बच्चे अपने में मगन हैं, क्योंकि आपने सोचा बड़े बन गए, अब वो अपनी दुनिया में मगन है। हफ्ते में एक आध बार आपको फोन कर लिया, जरूरत हो तो आपके पास पैसा भेज देंगे, बाकी जरूरत नहीं है।